अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी न्यू क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू कोर्स आया है 2025 का पीटीबी जो है ना, पीसीटीबी पंजाब क्यूरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है केमिस्ट्री, इसकी जो न्यू बुक है इसका चैप्टर 1 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टेक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है उनको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मैटर इज प्रेजेंट इन न्यून साइंस इन द स्टेट ऑफ। न्यून साइंस में ना मैटर जो है किस हालत में मौजूद होता है। तो मैटर हर वो चीज़, एवरीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस हो और वो जगह घेरती हो वो मैटर होगा। तो नियॉन साइंस का जहाँ जिक्र आया है, तो नियॉन साइंस आर इलेक्ट्रिकल साइंस दैट यूज ग्लास ट्यूब्स filled with neon or other gases to produce light। नियॉन साइंस असल में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल साइंस होते हैं। तो अक्सर ना इनको ग्लास की ट्यूब्स में भरा जाता है। ये थोड़ी पुरानी ट्यूबें भी अगर देखी हो लोगों के घरों में जो लगी होती हैं, उनमें ये नियॉन या दूसरी गैसें भरी होती हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी जो सही वाली ऑप्शन है वो प्लाज्मा सेलेक्ट करनी है। लेकिन क्यों सेलेक्ट करनी है कि प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस, ये एक आयोनिक फॉर्म होती है ना, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एटम्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग हुए हुए होते हैं एटम्स में। तो एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से इलेक्ट्रॉन अलहदा हुए होते हैं इसमें, ये जो प्लाज्मा की फॉर्म है। मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, जो इसको इस काबिल बनाते हैं ना इलेक्ट्रिकली कि वो कंडक्ट कर सकें, मीन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। नियॉन साइंस वर्क बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नियॉन गैस क्रिएटिंग अ प्लाज्मा स्टेट दैट एमिट्स लाइट। तो प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं ना, और इसे इलेक्ट्रिकली ना कंडक्टिव यानी मोसल बना दें। ऐसी चीज़ें जिसमें से चार्ज गुजर सकता हो। नियॉन साइंस में नियॉन गैस के ज़रिए बिजली जो है वो गुजारी जाती है, जिसे प्लाज्मा बनता है और रोशनी जो है वो खारिज होती है, यानी इलेक्ट्रिकल साइंस नज़र आते हैं। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। तो शॉपिंग बैग्स के जो मुज़र असरात का मुताला किस शाख में किया जाता है, यहाँ पे इसकी जो डी वाली ऑप्शन है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सिलेक्ट करनी है। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का रीज़न, ये एक्सप्लेनेशन जो है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स। माहौलियाती जो कीमिया है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच, तो ऐसे कीमियाई मटीरियल्स के असरात का मुताला करती है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, जिसमें प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स शामिल हैं, ऑन द इन्वायरमेंट फोकसिंग ऑन पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद जो आलूदगी है ना और वेस्ट यानी जो एक्स्ट्रा फजला जो है उसको मैनेज करने पर मरकूज़ होती है इसकी जो स्टडी है। इस ब्रांच में हम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स, इन पे फोकस करते हैं उसकी स्टडी पे। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के ना पोल्यूशन के बारे में, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के। थर्ड जो स्टेटमेंट है, द मैन मेड पॉलीमर इज़, इंसान का बनाया हुआ पॉलीमर कौन सा है। तो सबसे पहले पॉलीमर क्या है ना, पॉलीमर इज़ any of a class of natural or synthetic substance composed of very large molecules called macromolecules which are multiple of simple chemical units called monomers। तो पॉलीमर जो होते हैं कुदरती या फिर मसनूई मादे जो हैं, उनकी क्लास में से एक है जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन्स बनाई होती हैं उन्होंने, जिसे मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो जिनको मोनोमर्स कहलाने वाली आसान कीमियाई जो यूनिट्स हैं ना, उससे यानी वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मिलते हैं, तो छोटी जो पार्टिकल्स हैं वो मोनोमर्स होंगे, और जब वो जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे ना तो वो पॉलीमर कहलाता है। इसकी जो एग्जांपल है, जो आपने पैकिंग मटेरियल देखा होगा ना, जिसमें ये एलईडीज़ और फ्रिज और डिफरेंट चीज़ें पैक हुई होती हैं, तो ये इस टाइप के होते हैं पॉलीमर्स। तो इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो पॉलीस्ट्रीन है।
तो क्यों ये सिलेक्ट करनी है पॉलीस्टीरीन, एक्सप्लेनेशन इसकी या रीज़न जो है, पॉलीस्टीरीन इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर मेड फ्रॉम स्ट्राइन मोनोमर्स कॉमनली यूज्ड इन पैकिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल्स। तो पॉलीस्टीरीन जो है ये एक मसनूई पॉलीमर है ना, आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है, जो स्ट्राइन मोनोमर से बनता है और आमतौर पर पैकेजिंग के और उसके अलावा जो इंसुलेशन वाला मटेरियल है ना, जैसे वायर्स के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है, और इसी तरह जो वायर्स वगैरह को या इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने वाले टूल्स हैं ना, उनको जहाँ से हम पकड़ते हैं तो उस वाली जगहों पे इनके कवर चढ़े होते हैं इस मटेरियल के। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज़, एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है ना सल्फर की, वो कौन सी है इसमें, ये जो ऑप्शंस हैं। तो पहले एलोट्रोप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट, एक ही यारी चीज़ है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो केमिकली डिफरेंट होती हैं ना, दैट हैव द सेम फिजिकल स्टेट, फिजिकली वो सेम ही होती हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना और प्रॉपर्टीज़ वो मतलब सिमिलर है, लेकिन केमिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक ही चीज़ की डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें रोम्बिक जो है ना, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसको सेलेक्ट करने का जो रीज़न है कि सल्फ़र एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोप्स, तो डिफरेंट शक्लों में पाया जाता है सल्फ़र, जिसमें रोम्बिक सल्फ़र जो है ना, द मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन, जो उसकी ज़्यादा स्टेबल हालत है वो रोम्बिक सल्फ़र होती है, तो जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलेडियल सॉल्यूशन, तो इनमें से कौन सा जो है वो सॉल्यूशन की कोलेडियल टाइप है। तो सॉल्यूशन की टाइप्स होती हैं, उनमें से एक ये कोलाइड भी होता है, तो इसमें से मिल्क वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है, और इसके रीज़न या एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि मिल्क इज़ अ कोलेडियल सॉल्यूशन वेयर फैट एंड प्रोटीन पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर फॉर्मिंग एन इमल्जन। तो दूध एक जो है ना ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, जिसमें चिकनाई जो होती है और फैट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स पानी में जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर इसी तरह ना एक इमल्जन बनाते हैं। यानी जब लाइट इसके थ्रू गुजारने की कोशिश करें ना किसी ग्लास वगैरह में डाल के, तो लाइट गुजरते हुए अगर स्कैटर हो जाए, फैल जाए, तो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं वो कोलेडियल सोल्यूशन होते हैं। सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे मिक्सचर की टाइप का उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे कंक्रीट मिक्सचर जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसको सेलेक्ट करने का जो रीज़न है ना कि या एक्सप्लेनेशन, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट रिमेन डिस्टिंक्ट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बनता है ना, वो एक दूसरे में मिक्स अप होके ना अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते, अपनी शनाख्त को नहीं खोते, मतलब नज़र आते रहते हैं। कंक्रीट जो है ये एक मिक्सचर है ना, सीमेंट जिसमें शामिल होते हैं सैंड, ग्रेवल एंड वाटर, बजरी, रेत और पानी वगैरह, वेयर द कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, यानी इसके अज्जा यकसा तौर पे आपस में मिक्स अप नहीं होते, वो जोड़ने के बाद भी नज़र आते हैं कि ये बजरी है, ये रेत है और ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं। तो जब इस तरह उसके पार्टिकल अलग अलग नज़र आ जाएं, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। सेवंथ जो स्टेटमेंट है, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी मैटर की कौन सी स्टेट है ना जिसकी जो खसूसियात हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिक्विड और क्रिस्टल सॉलिड के बिटवीन होती हैं। तो लिक्विड तो लिक्विड फॉर्म को बोल रहे हैं, और क्रिस्टल जब वो जमना शुरू हो जाए, तो इस फॉर्म के दरमियान वाली स्टेट कौन सा मैटर है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल होती हैं, जो अभी मुकम्मल तौर पे हार्डन भी नहीं हुई होती और मुकम्मल तौर पे लिक्विड भी नहीं होती। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, लिक्विड क्रिस्टल्स हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं उसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे फ्लो लाइक लिक्विड्स बट हैव सम मॉलिक्यूलर ऑर्डर लाइक सॉलिड यूज्ड इन LCD स्क्रीन्स, मतलब ये लिक्विड की तरह तो फ्लो करती हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर होता है ना,
इसके पार्टिकल्स के जुड़ने की जो तरतीब है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स या एलईडीज़ जो हैं, एलसीडीज़ डिफरेंट, उनमें एक जेली की तरह का मटेरियल भरा जाता है। तो ये बिल्कुल उस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो 8th स्टेटमेंट है, व्हेन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। तो जब छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं किसी सब्सटेंस के, जब वो किसी मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं ना, मतलब फैल जाते हैं, द मिक्सचर इज नेम्ड, तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या नाम देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिल्क वाला, ये ऊपर एक आया हुआ था, तो इसको कोलाइड बोलेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन या रीज़न है ना, कोलाइड इज़ अ मिक्सचर इन विच टाइनी पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड इन अ मीडियम विदाउट सेटलिंग डाउन लाइक मिल्क और फॉग। तो कोलाइड एक ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें बारीक जो छोटे पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं और नीचे नहीं बैठते ना, मतलब उसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं लेकिन सेटल डाउन नहीं होते। जैसे दूध है तो उसके पार्टिकल उसमें हर टाइम तैरते रहेंगे ना, सस्पेंड रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि उसके पार्टिकल उसके पैंदे में बैठ जाएं। इसी तरह जो 9th स्टेटमेंट है, सोल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ अ सॉल्युबिलिटी of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोल्यूशन है एक ये पोटाशियम जो KClO3 हैज़ अ सॉल्युबिलिटी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी जो है ये 100 ग्राम वाटर में किसी सब्सटेंस का कितना पोर्शन हल हो जाता है, कितना पोर्शन डिज़ोल्व हो जाता है, वो सॉल्युबिलिटी होती है किसी ख़ास टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे KClO3 के बारे में बोला गया है जिसके 100 सेंटीमीटर क्यूब में और 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो 13.2 ग्राम उसमें डिज़ोल्व हुआ है। तो हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना उस पर क्या असर पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें। तो सॉल्युबिलिटी जो है, इसका जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना कि सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो उसके घुलने की सलाहियत है ना, डिज़ोल्विंग की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। तो इसका रीज़न जो है, ये एक्सप्लेनेशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोर सॉलिड सॉल्यूट्स इन वाटर डिक्रीजेज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, यानी ज़्यादातर जो मटीरियल्स हैं उसमें वो अगर टेम्परेचर को कम करें तो उसमें जो डिज़ोल्व होने की एबिलिटी है ना वो कम होती जाती है, बिकॉज लेस एनर्जी इज़ अवेलेबल टू ब्रेक द सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड्स। क्योंकि जब एनर्जी कम होगी यानी टेम्परेचर कम होगा ना, तो अपने आप वो जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं हीट से वो कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी बॉन्ड कम टूटेंगे और वो चीज़ उसमें कम डिज़ोल्व होगी। इसी तरह जो 10th स्टेटमेंट है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस of organic compound starch under different conditions of temperature, in which branch of chemistry will this topic fall। कि आप स्टडी कर रहे हैं ना रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कितनी रफ्तार से हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। जैसे स्टार्च का इधर जिक्र आया है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, मुख्तलिफ टेम्परेचरों में, यानी एक में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, एक में मीडियम है, एक में कम है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो हम इसको कौन सी वाली जो केमिस्ट्री है उसके अंडर स्टडी करेंगे। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री, इसका ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन या रीज़न है, फिज़िकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। तो तबाई कीमिया जो है या फिज़िकल केमिस्ट्री, कीमियाई जो रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस, उनकी रफ्तार और तरीक़ाकार का मुताला करती है कि वो कितनी स्पीड से हो रहे हैं और उनका जो मेथड है कि किस तरह हो रहे हैं, मैकेनिज़्म। तो जिसमें जो टेम्परेचर का ना वो ये स्टार्च जो है निशास्ता, उसकी हाइड्रोलाइसिस पर असर शामिल है जो कि इस ब्रांच के अंडर आएगा। तो यहाँ पे इसके MCQs भी कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 जो है, why is there a need of to divide chemistry into many branches, give 3 reason। केमिस्ट्री को कई शाखों में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों है, उसको जब स्टडी करते हैं। इसका जो आंसर है ना कि केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, केमिस्ट्री को कई शाखों में तकसीम करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज इसकी जो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं ना, स्पेशलाइजेशन। केमिस्ट्री कवर्स अ वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स, so specialization is different field helps scientists
फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज। तो स्पेशलाइजेशन जो है, केमिस्ट्री बहुत वसी मजमून है, मतलब इसके अंडर बहुत से टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ शोबों में इसमें ना महारत जो है, स्किल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये लिख सकते हैं हम, इसलिए केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्रांचेज में। उसके बाद सेकंड जो है ना, लिख सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ब्रांचेज मेक इट ईजियर टू स्टडी कॉम्प्लेक्स केमिकल फिनोमेना। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर फ़हम के लिए, अच्छे से समझने के लिए मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल फिनोमेना, डिफरेंट जो कीमियाई मज़ाहिर हैं, उनको समझने में मदद मिलेगी अगर इसकी हम डिफरेंट ब्रांचें बना लेंगे तो। इसी तरह थर्ड जो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अमली जो इत्तलाकात होते हैं ना कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस सच एज मेडिसिन, मटीरियल्स साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये जो हर ब्रांच है इसके मखसूस इस्तेमालात होते हैं, जैसे कि मेडिकल जो मेडिसन है, दवा साजी, मटीरियल साइंस है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी माहौल का मुताला वगैरह। तो ये मुख्तलिफ जो ब्रांचें हैं उनकी जो एप्लीकेशन यानी अमली ज़िंदगी में भी या प्रैक्टिकल फील्ड्स उसकी डिफरेंट होती है, तो इसलिए भी इसको ब्रांचेस में डिवाइड करना अहम है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो कौन सी ब्रांचें हैं जो इन मतलब दोनों टॉपिक्स को स्टडी करेंगी। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी वजह से कोई रिएक्शन या केमिकली ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के बाहर होते हैं और उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो इनसाइड न्यूक्लियस होंगे तो या फिर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू हो रहे होंगे। तो इन दोनों को टॉपिक्स को कौन कौन सी ब्रांचेस कवर करती हैं केमिस्ट्री की। तो इसका जो आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, अगर तो न्यूक्लियस के बाहर हैं। प्राइमरली स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बुनियादी तौर पर इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस अगर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकसेस ऑन बॉन्डिंग थ्योरीज, ionic covalent metallic, these which describe how electrons interact to form and break chemical bonds। तो बुनियादी तौर पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम ये स्टडी करते हैं ना आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इसमें जो बॉन्ड थ्योरीज है ना, जिसमें आयोनिक आयन तब बनते हैं जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गैन करे। तो लूज करने से ये पॉजिटिव आयन बन जाता है और गैन करने से नेगेटिव आयन। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ, किस तरह रिलेशन कायम करते हैं, बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, ये सब जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, रिएक्टिंग जो भी रिएक्शन जो है टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन 3 है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको तज्जियाती केमिस्ट्री जो है उसके अंडर जो है स्टडी किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज यूज टू, तज्जियाती जो केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें मदद झैल मसाइल हल करने के लिए ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फर्स्ट जो है, आइडेंटिफाई अननोन सब्सटेंसेस इन सैंपल्स, यानी कोई सैंपल है आपके पास तो उसके अंदर जो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस या मटेरियल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स इन फूड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो कीमियाई अज्जा का तयन है कि खुराक, अद्वियात और जो सनती मसनूआत हैं उनमें कि उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने पोर्शन से मिली हुई हैं। उसके बाद थर्ड जो है, डिटेक्ट contaminants in water, air and food for safety analysis, इसमें जो मुज़र अज्जा का पता लगाना कि पानी में, हवा में और ख़ुराक में, उसको तज्जिए के तौर पे ताकि सेफ्टी एनालिसिस किया जा सके ना, कि महफूज तौर तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सके। फोर्थ जो क्वेश्चन है,
Both graphite and graphene have hexagonal layered structure. ग्रेफाइट और जो ग्रेफीन है ये दोनों जो हैं इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी 6 कॉर्नर वाला इनका जो मॉलिक्यूल होता है ना वो. व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो इनमें किस चीज़ का जो है वो फ़र्क है दोनों में? तो इसके आंसर में जो पहले ग्रेफाइट है ना, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स. ग्रेफाइट में ना लेयर्स ज़्यादा होती हैं लेकिन होती हेक्सागोनल हैं. जैसे रैक जो है ना, बुक्स एक के ऊपर एक दूसरी तीसरी बुक रखी हुई है, तो इस तरह उनकी लेयर्स होती हैं. तो लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. तो इसमें कई जो परतें हैं उस पर मुश्तमिल होता है ग्रेफाइट, जहाँ कार्बन एटम्स तह दाते तरतीब दिए गए होते हैं. और जो ग्रेफीन है इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न. तो ग्रेफीन जो है एक सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होता है और इसके जो पैटर्न है ना एटम के, उनकी जो तरतीब होती है वो 6 कॉर्नर वाली होती है, मेकिंग इट स्ट्रोंगर एंड मोर कंडक्टिव दैन ग्रेफाइट, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट से ज़्यादा मजबूत और बेहतर कंडक्टर है, यानी इसमें से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो पास आउट हो सकती है. उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट? तो सुपर जो क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं इज़ ए सब्सटेंस. पहले तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते क्या हैं. तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं ये सब्सटेंस है दैट एग्जिस्ट अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ अ लिक्विड एंड अ गैस. जब ये कोई भी सब्सटेंस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव एग्जिस्ट कर सकता हो, बेशक जो उसका प्रेशर जो है ना वो चेंज किया जाए, प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर वो लिक्विड की भी होंगी और गैस की भी. लेकिन यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुई है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर. जब भी कोई भी सब्सटेंस एक टाइप की फेज से दूसरी फेज में जब चेंज हो रहा होता है, यानी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो इट्स आल्सो द टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन नो लॉन्गर बी लिक्विफाइड. यानी ये वो टेम्परेचर भी हो सकता है जिसमें गैस जो है उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते. तो नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड, जितना मर्जी प्रेशर उस पर अप्लाइड कर लें. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन के, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो था वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में था, तो इनकी इम्पोर्टेंस जो है उसमें फर्स्ट जो है ना, एफिशिएंट सॉल्वेंट्स, आप ये लिख सकते हैं. दे डिजॉल्व सब्सटेंसेस बेटर देन रेगुलर लिक्विड्स. मौसर सॉल्वेंट्स हैं ये, आम जो दूसरे लिक्विड्स हैं इनकी निस्बत बेहतर तौर पर ना चीज़ों को ये डिज़ोल्व कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड जो है ना, इको फ्रेंडली एप्लीकेशंस, माहौलियाती फ़वाइद हैं इनके. तो यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री फॉर प्रोसेस लाइक कैफ़ीन रिमूवल फ्रॉम कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी से कैफ़ीन निकालने का जैसे अमल में ये इस्तेमाल होता है. उसके बाद जो है ना, इंडस्ट्रियल यूजेस जो हैं, दे आर यूज्ड इन केमिकल एक्सट्रैक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो सनती इस्तेमालात, कीमियाई जो है ना एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद दवा साजी में ये करामद है. तो वैसे इसमें तो सिर्फ इम्पोर्टेंस का पूछा गया था, लेकिन अलग से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और क्रिटिकल टेम्परेचर का ये अलग से इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि चैप्टर में आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. नेक्स्ट में क्वेश्चन 6 जो है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन? तो सूरज में जो है ना मैटर वो किस स्टेट में होता है, कौन सी, मतलब उसकी जो 3 मेजर या चौथी वाली जो है ना प्लाज्मा, तो इनमें से कौन सी वाली शेप में होता है वो? तो इसका आंसर है ना, मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट. वो प्लाज्मा स्टेट में मौजूद है सन में जो भी मटेरियल है. तो क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सन का, इस वजह से प्लाज्मा फॉर्म्स इन द सन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएटिंग अ मिक्स ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स. तो क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसमें सूरज में प्लाज्मा जो है वो बनता है और ज़्यादातर जो है आयंस और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं. इट अनेबल्स न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है. इसको नेक्स्ट जो चैप्टर्स है ना फिज़िक्स के, न्यूक्लियर फिज़िक्स का, उस वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल है फ्यूजन की, लेकिन इसको हम जस्ट शॉर्टली यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें
एटम्स के थ्रू ज़्यादा तवानाई हासिल की जाती है, जैसे एटम बम वगैरह और इन चीज़ों में ये प्रोसेस यूज़ होता है। उसके अलावा भी इसके थ्रू जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे बिजली वगैरह भी बनाते हैं। वेयर हाइड्रोजन फ्यूजेस इनटू हीलियम, हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, रिलीजिंग मैसिव एनर्जी टू पावर द सन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज़ हो जाती है और सूरज को ताकत देने के लिए ना बड़े पैमाने पर तवानाई जो है वो खारिज होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिफीन। ग्रिफीन की अहमियत बतानी है। इसका आंसर जो है ग्रिफीन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ग्रिफीन की अहमियत है ना, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है ना, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल। ये मजबूत है और हल्का है, ये दुनिया की मजबूत तरीन मटीरियल में से एक है। सेकंड में ना हाई कंडक्टिविटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बेटर देन मोस्ट मटीरियल्स। इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ज़्यादा मटीरियल्स की निस्बत बेहतर ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ये बाकी चीज़ों की निस्बत बहुत बेहतर है बाकी मटीरियल्स की निस्बत। थर्ड जो है ना, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस यूज्ड इन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो टेक्नोलॉजी में इसका जो इस्तेमाल है बैटरियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन 8 जो है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट मटीरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू। तो कौन सी जो मैटर की टाइप है जिसमें ना ज़्यादा जो दुनिया की चीज़ें हैं उस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है मोस्ट मटीरियल्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की जो सॉलिड स्टेट है ज़्यादातर चीज़ें इसमें हैं और इसका जो रीज़न है ना कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, उनकी शेप फिक्स होती है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, मेकिंग देम स्टेबल फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। तो इससे वो स्टेबल होते हैं, यानी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सूटेबल हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसके पार्टिकल बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, उसको सख्ती फराम करते हैं। रिजिड सख्ती, जो चीज़ें डीफॉर्म नहीं हो सकती वो रिजिड होती हैं। इसकी एग्जांपल में ना आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रॉक्स हैं, मेटल, प्लास्टिक और वुड विच डोमिनेट द मटीरियल वर्ल्ड। और यही ज़्यादा जो हमारी वर्ल्ड है उसमें ये चीज़ें इस टाइप की जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 है इसके MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।